आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मौर्यकालीन कला और संस्कृति की। ध्यान दीजिएगा, मौर्यकालीन कला व संस्कृति। कुछ बेसिक बातें जानना हमारे लिए अनिवार्य है। कौन सी बेसिक बातें? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछ करके लॉजिकल प्रश्न बन जाते हैं। किस तरीके के लॉजिकल प्रश्न बनते हैं कि पहली बार भारतीय इतिहास को, या सीधा सीधा आ जाए कि भारतीय इतिहास को चिरकालिक बनाने का श्रेय, भारतीय इतिहास को चिरकालिक बनाने का श्रेय कौन से काल को जाता है? चिरकालिक का मतलब क्या है भाई? चिरकालिक का मतलब यह है कि जो अभी तक हमारे सामने व्याप्त है, प्राचीन समय की ऐसी चीजें जो अभी भी हमें प्राप्य है। आ गई बात समझ में? तो यदि हम इस तरीके की बात करते हैं तो इसका श्रेय जाता है मौर्य काल को। किसको? मौर्य काल को। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि ऐसा क्यों भाई? क्या कारण है कि मौर्य काल को भारतीय इतिहास को चिरकालिक बनाने का श्रेय जाता है? ऐसा क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? बताइए, चलिए। हाँ, दिमाग में चीजें बहुत सारी चल रही होगी आपकी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यदि हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, किसकी बात करते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता की। हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, किसकी बात करते हैं? वैदिक सभ्यता की। हम बात कर लेते हैं महाजनपद काल की, किसकी? महाजनपद काल की। हम मौर्य तक चर्चा कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें जितनी भी चीजें मिली हैं वो एक तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिली है। भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिलती थी, नगरीय विन्यास मिला है, लेकिन वो ज्यादातर जो लोग हैं वो या तो लकड़ी का प्रयोग करते थे, काष्ठ का प्रयोग करते थे। किसका? काष्ठ का प्रयोग। काष्ठ या लकड़ी एक ही बात होगी, है ना? तो या तो वो काष्ठ का प्रयोग करते थे या फिर ईंटों का प्रयोग करते थे। टेराकोटा का प्रयोग किया। टेराकोटा का मतलब क्या होता है? आग में पकाई गई मिट्टी। आग में पकाई गई मिट्टी, टेराकोटा, ठीक है ना भाई? जब आग में मिट्टी को पका देते हैं वो भूरे कलर की हो जाती है ना, तो वो क्या कहलाता है? टेराकोटा कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो टेराकोटा का प्रयोग करते थे। आ गई बात समझ में? तो अब जो हमें चीजें प्राप्त हुई है वो चीजें ज्यादातर कौन सी अवस्था में? जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिली, ठीक है? स्पष्ट थे, कोई भी चीज नहीं है। फिर हम बात करते हैं वैदिक में, तो वैदिक में तो पहली चीज तो साहित्य लिखा गया है ना, वैदिक साहित्य, ठीक है? और फिर दूसरा क्या है? मृद भांड संस्कृति थी। क्या था? मृद भांड संस्कृति। और मृद भांड संस्कृति थी तो मृद भांड भी तो हमें जो है फूटी और गली सड़ी अवस्था में मिले, वही मिट्टी से बने हुए मृद भांड, ठीक है? तो इसका मतलब गड़बड़ है। महाजनपद काल की बात करते हैं तो थोड़ा सा हाँ व्यक्ति लोहे से परिचित हुए थे उत्तरवेदी काल के दौरान। कौन से काल के दौरान? उत्तरवेदी काल के दौरान जो आर्य हैं वो लोहे से परिचित हुए थे। थोड़ा सा लोहे का प्रयोग हुआ, कुछ धातुएं वगैरह आई। महाजनपद काल में पूर्ण रूप से ये विकसित अवस्था में थे थोड़े से, ठीक है? लेकिन यदि हम बात करें कला संस्कृति के दृष्टिकोण से तो यहां पर भी ऐसा कोई भी विकास नहीं हुआ है। यहां पर ऐसा कोई भी विकास नहीं हुआ है। लेकिन यदि हम बात करते हैं मौर्य काल की, देखो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, चीजों को समझना पहले, ठीक है ना? कितना पढ़ा डजंट मैटर, कैसा पढ़ा मैटर करता है, आपने सीखा कितना जीवन में वो मैटर करता है, ठीक है ना? किताबें खूब पढ़ी हैं आपके पास में, मैटर खूब पढ़ा है, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आते हैं। नौकरी हलवा नहीं है बेटा जो आपको थाली में परोस करके और बोल देगा खा ले।
आई बात समझ में? आजकल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखो मौर्य काल में क्या हुआ, मौर्य काल में हम पढ़ते हैं ना कि स्तंभ निर्माण हुए एक तो, ठीक है ना। और स्तंभों की बात करें तो स्तंभ किसका भाग है, अभिलेख का। किसका भाग है, अभिलेख का भाग है स्तंभ। हम यहां पर बात करते हैं शिलालेखों की। किसकी बात करते हैं, शिलालेखों की, ठीक है। हम बात करते हैं गुहाभिलेखों की। किसकी, गुहाभिलेखों की। तो ये सारी की सारी चीजें, इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, देखो स्तंभ में पाषाण का प्रयोग हो रहा है, शिला में पाषाण का प्रयोग हो रहा है, गुहा में भी पाषाण का प्रयोग हो रहा है। और जब पाषाण का प्रयोग हो रहा है किसी चीज में, तो वो चीज लंबे समय के लिए चलेगी कि नहीं चलेगी। तो मौर्यकालीन साक्ष्य में आज भी मिलते हैं, अशोक के अभिलेख मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। पटना के बुलंदी बाग से मौर्यकालीन राजप्रासाद खोजा गया, उसी अवस्था में मिला। आई बात समझ में? हाँ, थोड़ी उसकी स्थितियां विकृत हो गई, लेकिन अभी भी हमें, क्योंकि मौर्य काल में पहली बार पाषाण का प्रयोग हो रहा है। ध्यान से सुनना इस बात को, मौर्य काल में पहली बार क्या है, पाषाण का प्रयोग हो रहा है। इसी पाषाण के प्रयोग ने भारतीय इतिहास को पहली बार चिरकालिक बनाने का कार्य किया। अब चिरकालिक कैसे बनाए, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये और नो। क्योंकि मौर्य काल में पहली बार किसका प्रयोग किया जा रहा है, पाषाण का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है, पाषाण का प्रयोग किया जा रहा है। इसी पाषाण के प्रयोग ने भारतीय संस्कृति को, कला संस्कृति को एक चिरकालिक आयु प्रदान करने का कार्य किया। मौर्य काल में पहली बार ये चीजें हुई। जब हम स्तंभ लेखों की बात करेंगे तो वहां पर हम ये भी पढ़ेंगे कि स्तंभ लेख लगाने की प्रेरणा कहां से मिली, है ना। हालांकि ईरानी शासक डोरियस प्रथम उससे अभिप्रेरित थे अशोक, ऐसा माना जाता है, लेकिन यथार्थ रूप में ये सही बात नहीं है। वो अशोक के खुद के मानव उसके मस्तिष्क की उपज थी, ये बात मैं सिद्ध करूंगा। लेकिन अब गाइडों में लिखा हुआ है ना, क्या करें, किताबों में लिखा हुआ है ना कि भाई अग्रगामी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन इसके पक्ष और विपक्ष में कई तर्क भी हमें मिलते हैं। तो पहली बार मौर्य काल में, देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि पहली बार मौर्य काल में पाषाण का प्रयोग हुआ, और इसी पाषाण के प्रयोग ने भारतीय इतिहास को चिरकालिक बनाने का कार्य किया। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर। चलिए लिख देता हूं। मौर्य काल में पहली बार, मौर्य काल में पहली बार पाषाण का प्रयोग किया गया। जिसने भारतीय इतिहास को चिरकालिक, भारतीय इतिहास को चिरकालिक बनाने का कार्य किया, बनाने में योगदान दिया। कैसे योगदान दिया साहब, योगदान कैसे, क्योंकि इससे पूर्व काष्ठ मतलब क्या, लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी का प्रयोग, लकड़ी
टेराकोटा, ठीक है, इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। टेराकोटा का मतलब आग में पकाई गई मिट्टी, ठीक है, जिससे मौर्य काल से पूर्व के साक्ष्य हमें जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिलते हैं। जीर्ण अवस्था में मिलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। भाई मौर्य काल से पूर्व की चीजें जितनी भी है या तो वो नष्ट हो गई है या फिर जीर्ण शीर्ण गली सड़ी अवस्था में मिलती है। कैसे गली सड़ी अवस्था में मिलती है, तो इससे कोई भी किसी भी प्रकार की सुस्पष्टता नहीं आई है। ठीक है, पहली बार पाषाण का प्रयोग मौर्य काल में किया गया। पहली बार ध्यान से सुनना, पाषाण का प्रयोग कौन से काल में किया गया? मौर्य काल में। कौन से काल में? मौर्य काल में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका ये बन सकता है। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन कला की। मौर्यकालीन कला ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा बोर्ड की तरफ। यदि हम बात करें मौर्यकालीन कला की, तो मौर्यकालीन कला को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक को हम नाम दे सकते हैं राजकीय कला, एक को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? राजकीय कला। और दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरे को हम क्या बोलेंगे? लोक कला। क्या बोलेंगे हम लोग? लोक कला। दोनों में क्या फर्क है भाई? दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? यदि हम बात करते हैं राजकीय कला की, तो राजकीय कला का मतलब जिसका विकास राजकीय लोगों के द्वारा किया गया, अर्थात राजकीय लोगों द्वारा विकसित कला क्या कहलाई? राजकीय कला कहलाई। और जन सामान्य, नगर के सामान्य निवासियों के द्वारा विकसित कला क्या कहलाई? आपकी लोक कला कहलाई। दो पार्ट, कितने पार्ट? दो भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। देखिएगा, नंबर एक राजकीय कला। नंबर एक क्या है आपकी? राजकीय कला। और दूसरी हम यदि बात करें तो दूसरी में आपका क्या आएगा? लोक कला। राजकीय कला का मतलब क्या है वो भी समझो, कि राजकीय लोगों द्वारा विकसित, राजकीय लोगों द्वारा विकसित कला। ठीक है, यदि हम बात करें लोक कला की, तो लोक कला का मतलब क्या है? जो जन सामान्य के द्वारा विकसित की गई, सामान्य नागरिकों द्वारा। ठीक है ना, जन सामान्य या स्थानीय नागरिकों के द्वारा, स्थानीय नागरिकों द्वारा विकसित कला, स्थानीय नागरिकों द्वारा विकसित कला। ठीक है, अब क्या क्या चीजें, अब समझो इसमें। यदि हम बात करते हैं राजकीय कला की, तो राजकीय कला में क्या क्या चीजें आएगी और लोक कला में क्या क्या चीजें आएगी? ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। राजकीय कला की यदि हम बात करते हैं तो राजकीय कला में क्या? राजकीय कला में आपका आएगा अभिलेख। राजकीय कला में क्या आएगा? अभिलेख। क्यों? क्योंकि अशोक ने अभिलेख लगवाए। अशोक ने अभिलेख लगवाए, अपने राजकीय संरक्षण में प्राप्त राजकीय कलाकारों के द्वारा उन अभिलेखों का निर्माण करवाया। यस और नो? तो पहली चीज क्या आएगा आपका? अभिलेख आएगा। क्या आएगा? अभिलेख आएगा।
दूसरी चीज क्या, हम बात करेंगे राजप्रासाद की। हम किसकी बात करेंगे, राजप्रासाद की बात करेंगे, राजप्रासाद। ठीक है, राजप्रासाद का मतलब क्या है भाई, महल, मौर्यकालीन महल। जैसे हम बात करते हैं पाटलिपुत्र पटना से, है ना, एक तो बुलंदी बाग और एक हमें मिलता है कुम्भलहार से, दो मौर्यकालीन भव्य राजप्रासादों का उल्लेख मिलता है। अब इन राजप्रासादों के लिए 3 लोगों का कथन है। पहला कथन हमें बात करेंगे मेगस्थनीज की, फिर हम बात करेंगे फाहियान की। किसकी बात करेंगे, फाहियान की। एक बात करेंगे हम एरियन की। क्या क्या कथन है वो जब बात करेंगे राजप्रासाद की तब बात करेंगे। अब आप लोगों ने, मुझे पता है 100% कि आपने मेगस्थनीज का कथन सुना ही नहीं होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं बताऊंगा मेगस्थनीज ने क्या कहा है। ठीक है, बहुत बड़ा संशय है आप लोगों के लिए। जब चीज बताऊंगा तो तब दिमाग में आपके झटका लगेगा, अरे गुरुजी ये बात मेगस्थनीज ने कही। हाँ, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गाइड पढ़ते हैं, समस्या यही है। तो मेरा आपसे एक तो निवेदन है कि मेरे सब्जेक्ट में गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रामाणिक पुस्तकें, और प्रामाणिक पुस्तकें भी यदि पढ़ो ना तो कौन सी, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, जो 2011, 12, 13 के आसपास चलती थी ना, 11, 12, 13 वाली। उसके बाद में तो और भी स्थितियां भयावह हो जाती है क्योंकि गलतियां बहुत है। ठीक है, आरबीएससी की बुक्स पढ़ो, पढ़ना हो आपको। ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी की बुक्स है, जैसे डीयू की बुक्स पढ़ना चाहो आप, बहुत अच्छी बुक्स आती हैं। ठीक है ना, राजस्थान की यूनिवर्सिटी जैसे एमडीयू हो गया आपका, है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, उसकी प्रामाणिक पुस्तकें पढ़ो जो पाठ्यक्रम में जो है प्रचलित है। जैसे अभी हम लोग बात करेंगे गुहा निर्माण की, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अशोक ने वस्तुतः 3 ही गुफाओं का निर्माण करवाया था आजीव धर्म के निवासियों के लिए, आजीव धर्म के अनुयायियों के लिए। ठीक है, अब गाइड वाले क्या करते हैं कि इधर उधर कर देते हैं मामला। अब उन्होंने 4 बता रखी है, तो इसलिए प्रामाणिक पुस्तकें पढ़नी, एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को उतना पढ़ लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो जितनी चीजें पढ़नी है हमें प्रामाणिक पढ़नी है। क्या पढ़नी है, प्रामाणिक। खैर, राजकीय कला किसके द्वारा, राजकीय लोगों द्वारा विकसित की गई। अब देखो राजकीय कला में हम क्या चीज, हम बात करेंगे राजकीय कला में अभिलेखों की। राजकीय कला में क्या क्या, अभिलेख। ठीक है, अब अभिलेखों में हम चर्चा करेंगे। देखो अभिलेखों में किस किस की चर्चा करेंगे, ध्यान देना बेटा। अभिलेखों में हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे शिलालेख की। किसकी बात करेंगे, शिलालेख। अभिलेख का प्रकार है ना, अभिलेख क्या होता है, कैसे होता है, आगे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे स्तंभ लेख की। किसकी बात करेंगे, स्तंभ लेख की। और सबसे बड़ी बात, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि देखो गुहा पहली बार भारतीय इतिहास में कब लगाए गए थे, मौर्य काल में। गुहा निर्माण कला मौर्य काल की देन है भारतीय संस्कृति को, समझ रहे हो आप। भारतीय इतिहास में गुहा निर्माण, क्या चीज है, गुहा निर्माण कौन से काल की देन है, मौर्य काल की है। इससे पूर्व कभी भी गुहा निर्माण का उल्लेख नहीं मिलता। हालांकि अभिलेखों की बात हम करेंगे तो जैसे बोगज कोई अभिलेख वगैरह हम चीजें पढ़ते हैं, कई और भी उससे पूर्व भी कई पाषाण खंड हमें मिलते हैं। ठीक है ना, लेकिन गुहा निर्माण सबसे यूनिक है ना। गुहा निर्माण भारत को मौर्य काल की देन है। तो प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, प्रश्न समझो, यहाँ से प्रश्न आपका ये बनेगा कि भारतीय स्थापत्य कला में गुहा निर्माण कौन से काल की देन है, मौर्य काल, या भारतीय स्थापत्य कला को, भारतीय स्थापत्य कला को कौन सी नई कला मौर्यों के द्वारा प्रदान की गई, तो गुहा निर्माण। कौन सा, उल्टा सीधा एक समान करना है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है। तो देखो क्या बात करेंगे, हम शिलालेखों की बात करेंगे, हम स्तंभ लेखों की बात करेंगे, हम गुहा अभिलेख की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे, गुहा अभिलेख की बात करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे राजप्रासाद की। किसकी बात करेंगे, राजप्रासाद की बात करेंगे। राजप्रासाद का मतलब क्या है, भव्य जो महल बनाए गए थे मौर्य काल के दौरान, उनकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर यदि हम बात करें इसके बाद में तो आपका क्या आएगा, स्तूप। क्या चीज, स्तूप निर्माण। स्तूप निर्माण भी भारत को मौर्य काल की देन एक तरीके से। ठीक है ना,
स्तूप निर्माण, या हम बात करेंगे क्या बोलते हैं चैत्य, या इन्हीं को हम बोलेंगे विहार। तीनों में क्या थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है, कैसे है, सारी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो स्तूप, चैत्य और विहार ये यहाँ पर विशेष रूप में पढ़ने वाले हैं। राजकीय लोगों द्वारा विकसित कला क्या कहलाई आपकी, राजकीय कला कहलाई। राजकीय लोगों ने किन किन चीजों का विकास किया, तो अभिलेखों का किया। अभिलेख में क्या क्या, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहाभिलेख। फिर हम बात करेंगे राजप्रासाद की, फिर हम बात करेंगे स्तूप की, चैत्य की और विहार की, ठीक है। आगे बात समझ में, एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिटेल से हम लोग बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। फिर यदि हम बात करें देखो लोक कला की, तो स्थानीय लोगों ने किसका निर्माण करवाया, स्थानीय लोगों ने मूर्ति निर्माण कला की। क्या चीज, मूर्ति निर्माण कला। स्थानीय लोगों के द्वारा क्या, मूर्ति निर्माण किया गया, मूर्ति निर्माण कला, मूर्ति निर्माण कला। आगे बात समझ में। और मूर्ति निर्माण कला में भी विशेष रूप से उन्होंने किसकी मूर्तियां बनाई, वो भी बात करेंगे। और मूर्ति निर्माण कला में भी उन्होंने दो प्रकार की मूर्तियां बनाई। कितने प्रकार की मूर्तियां, दो प्रकार की मूर्तियां बनाई। एक तो बड़ी मूर्ति और एक छोटी मूर्ति, ठीक है ना। एक तो बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण किया गया, बड़ी, और दूसरी क्या चीज, छोटी। मूर्ति निर्माण कला जो कि स्थानीय लोगों की देन थी, ध्यान से सुनिएगा। मूर्ति निर्माण कला जो कि स्थानीय लोगों की देन थी। क्या चीज, एक तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई, दूसरी क्या है, छोटी मूर्तियां बनाई गई। बड़ी मूर्तियां कैसे, अभी बात करेंगे। तो पहले ये वाला चैप्टर में स्टार्ट करवाने वाला हूं आपका, कौन सा, लोक कला वाला। कौन सा वाला, लोक कला वाला, क्योंकि यहाँ पर चीजें आपके लिए थोड़ी सी है ना, तो वो चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। फिर उसको बहुत अलग से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मजेदार विद फोटोज पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज आपको समझाने वाला हूँ क्या क्या चीजें होती है। शिलालेखों की विषय वस्तु की भी बात करेंगे, शिलालेख कितने थे, कहाँ कहाँ स्थानों से मिले, कौन कौन सी लिपियां थी, क्या थी, राजप्रासाद के बारे में बात करेंगे, सारी बातें हम लोग चर्चा करेंगे। स्तूप, चैत्य, विहार के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। तो देखो हम बात कर लेते हैं किसकी, लोक कला की। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी, लोक कला की, ठीक है। याद रखिएगा कि स्थानीय लोगों द्वारा विकसित, स्थानीय लोगों द्वारा विकसित कला, लोगों द्वारा विकसित कला, विकसित कला, ठीक है। क्या किया इसमें, तो मूर्तियों का निर्माण किया गया, मूर्तियों का निर्माण किया गया। तो मूर्तियों का निर्माण कितने प्रकार से किया गया, दो प्रकार से। एक तो क्या, बड़ी मूर्तियां, बड़ी मूर्तियां। दूसरी बात करें तो क्या, छोटी मूर्तियां, ठीक है। क्या चीज, छोटी मूर्तियां। अब देखो ध्यान से सुनना, बड़ी मूर्तियां कैसी, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके, कैसे, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके मूर्तियों का आकार दे दिया गया। अब बड़ी मूर्तियों में किसका निर्माण किया, बड़ी मूर्तियों में केवल और केवल हाथी की मूर्तियां बनाई गई। किसकी, हाथी की मूर्तियां बनाई गई। और हाथी की मूर्तियां हमें केवल और केवल दो ही जगह से प्राप्त होती है, एक तो धौली से, है ना, धौली जो कि कहां पर है, उड़ीसा में, एक कालसी उत्तराखंड से, ठीक है ना। देखो बड़ी मूर्तियां,
तो बड़ी मूर्तियां कैसे, तो बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके, चट्टानों को काट कर, ठीक है ना। किसका, हाथियों की मूर्ति, हाथियों की मूर्तियों का निर्माण किया। ठीक है, बड़ी बड़ी मूर्ति चट्टाने कैसे, देखो ध्यान से सुनना। जैसे बड़ा सा कोई शिलाखंड जो होता था, उस शिलाखंड को काट करके एक तरीके से हाथी का आकार देते थे। किसका आकार देते थे, हाथी का आकार देते थे। इस प्रकार से यूं मान लो ना आप, तो है ना, ये आपका माना कि ये क्या है, आपका हाथी है। लो, ये पूंछ हो गई इसकी, है ना, और ये इस प्रकार से मूर्तियों का निर्माण करते थे, बड़ी बड़ी, है ना, हाथियों की मूर्तियां बनाते थे। किसको काट करके, बड़ी बड़ी शिलाओं को, चट्टानों को काट करके हाथी की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। कौन से काल में, मौर्य काल में। ठीक है, आ गई बात समझ में। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है कि बड़ी मूर्तियों में किसका निर्माण, तो हाथी की मूर्तियों का निर्माण, किसका, हाथी की मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। आ गई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, इस प्रकार से हाथियों की बड़ी बड़ी मूर्तियों का निर्माण कर दिया जाता था। ठीक है, क्लियर है। अब ये यदि हम बात करें बड़ी मूर्तियों का हमें साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो देखो एक तो याद रखना धौली, क्या चीज, धौली। धौली बोले तो कहाँ, उड़ीसा से। और दूसरी हम बात करें नंबर 1, नंबर 2 कालसी। नंबर 2 क्या है आपका, कालसी। और कालसी कहां पर है, उत्तराखंड में। कालसी कहां, उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, 2 जगह से हमें बड़ी मूर्तियां मिली है मौर्यकालीन। ठीक है, क्या कैसे निर्माण करते थे, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके हाथियों की मूर्तियों का निर्माण किया। ठीक है, कहां से मिलती है हमें, धौली से मिलती है। धौली कहां पर है, उड़ीसा में। और दूसरा हमें कालसी, कालसी कहां पर, उत्तराखंड में। कहां से, उत्तराखंड में। तो ये विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किसकी आकृति बनाते थे, हाथी की आकृति, है ना, हाथी की आकृति की मूर्तियों का क्या करते थे, निर्माण, ये बड़ी मूर्तियां। फिर हम बात करते हैं किसकी, छोटी मूर्तियों की। तो छोटी मूर्ति में किसका निर्माण करते थे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। देखिए ध्यान रखना कि यहाँ ये लोग यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण करते थे। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण करते थे, मूर्तियों का निर्माण करते थे। आगे बात समझ, क्लियर है। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण करते थे छोटी मूर्तियों में। अब यक्ष यक्षिणी होता क्या है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। देखो पहले के समय में यक्ष जो मानवों के, है ना, मतलब इंसानों के सहयोगी देवता के रूप में, है ना, यक्ष गंधर्व, ये इस प्रकार की चीजें मिलती है ना आपको। ठीक है ना, तो एक तरीके से देवीय स्वरूप में थे जो मानवों के हितैषी हुआ करते थे। यक्ष, इनमें 2 कैटेगरी होती थी। एक तो जो मानवों के हितैषी होते थे वो क्या कहलाते थे, यक्ष। और जो मानवों का जो है नुकसान करते थे, उन्हें परेशान करते थे, वो क्या कहलाए, राक्षस। क्या कहलाए, राक्षस। तो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण करते थे। कौन करते थे, मौर्यकालीन लोग। अब यहां से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों की यदि हम बात करते हैं ना, तो कहां से मिलती है हमें। देखो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां, यक्ष अभी दिखाऊंगा क्या होता है, यक्षिणी की मूर्तियां, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां।
विशेष रूप से 3 नाम आपको याद रखना है। एक तो याद रखोगे मथुरा से प्राप्त, मथुरा परखम नामक स्थान अभी दिखाने वाला हूं, और मथुरा से प्राप्त यक्षी की जो यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति हुई है, प्राप्त हुई है, उसे मणिभद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मणिभद्र। तो मथुरा, और मथुरा में कहा? परखम नामक स्थान। परखम, मथुरा, ये विशेष महत्वपूर्ण है। क्या कहलाती है? मणिभद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? मणिभद्र कहलाती है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। यही प्रश्न आता है कि मथुरा परखम से प्राप्त यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति क्या कहलाती है? तो मणिभद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? मणिभद्र कहलाती है। फिर लोहानीपुर, ठीक है। लोहानीपुर, और लोहानीपुर बोले तो कहाँ? बिहार से। फिर यदि हम बात करें तो दीदारगंज, पटना से। क्या चीज? दीदारगंज, और दीदारगंज बोले तो कहाँ? पटना से। ध्यान से सुनना, ये 3 विशेष महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक तो परखम मथुरा से प्राप्त हुई है, जो कि क्या कहलाती है? आपकी मणिभद्र कहलाती है। क्या कहलाती है? मणिभद्र, ठीक है। पटना दीदारगंज, पटना दीदारगंज से चामर यक्षी की मूर्ति मिली है। किसकी? चामर यक्षी की मूर्ति, चामर यक्षी की मूर्ति, जिसकी खोज 1917 में की गई थी, ठीक है। 18 अक्टूबर 1917 को दीदारगंज पटना से चामर यक्ष की हमें क्या मिलती है? मूर्ति मिलती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है, ठीक है। एक लोहानीपुर बिहार से हमें किसकी मिलती है? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। फिर हम बात करें ग्वालियर, क्या चीज? ग्वालियर से याद रखना, और ग्वालियर बोले तो कहाँ? ग्वालियर बोले तो क्या? एमपी। ग्वालियर बोले तो क्या? एमपी। ग्वालियर से भी मणिभद्र यक्षी की मूर्ति मिली है, ठीक है। मणिभद्र यक्षी की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति। आगे बात समझे? क्लियर है? आगे हम बात करते हैं शिशुपालगढ़। क्या चीज? शिशुपालगढ़ से भी हमें क्या मिलती है? शिशुपालगढ़ से भी हमें यक्ष की मूर्ति मिलती है। राजघाट वाराणसी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। राजघाट वाराणसी से त्रिमुख यक्ष की प्रतिमा। राजघाट, राजघाट वाराणसी, यहां से क्या हमें मिलता है? त्रिमुख यक्ष की, त्रिमुख क्या है? त्रिमुख, 3 मुख वाले यक्ष की मूर्ति मिलती है। यक्ष की मूर्ति मिलती है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहां से ध्यान से सुनना। अब एक और महत्वपूर्ण बात क्या कि पटना के बुलंदी बाग से एक नर्तकी की मृण मूर्ति मिलती है, और वहां पर एक रथ का पहिया मिला है। इस रथ के पहिए में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। पटना के बुलंदी बाग से, पटना के बुलंदी बाग से एक नर्तकी की मृण मूर्ति मिलती है। नर्तकी की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति, वे रथ का पहिया मिला है। रथ का पहिया, और इसमें रथ के पहिए में कितनी है? 24 तीलियां, स्पोक्स हैं, ठीक है।
24 स्पोक्स। स्पोक्स का मतलब क्या है? तीलियां है। आगे बात समझ। देखिए हम बात कर रहे थे किसकी, हमने बात की मौर्यकालीन कला की। मौर्यकालीन कला में हमने बात की राजकीय कला। राजकीय कला किसके द्वारा विकसित थी? राजकीय लोगों के द्वारा विकसित थी। ठीक है, क्या क्या चीजें? अभिलेख, राजप्रसाद, स्तूप, चैत्य और विहार की बात करेंगे। हम बात कर रहे थे लोक कला की। जन सामान्य लोगों के द्वारा, स्थानीय नागरिकों के द्वारा विकसित। क्या किया इन्होंने? मूर्तियों का निर्माण किया। 2 प्रकार की मूर्तियां बनाई, एक छोटी एक बड़ी। आगे देखो, लोक कला स्थानीय लोगों द्वारा विकसित। मूर्तियों का निर्माण, बड़ी मूर्तियां, बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके हाथियों की मूर्तियों का निर्माण किया गया। ठीक है, हाथी मूर्ति इस प्रकार से। आगे बात समझ क्लियर है? अब देखो कहां कहां से मिली? धौली से मिली है उड़ीसा, कालसी उत्तराखंड। छोटी मूर्तियों में क्या? यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण करते थे। ठीक है, यक्ष यक्षिणी जो कि मानव के हितैषी देवता के रूप में, है ना, यक्ष गांधर्व, इस प्रकार की चीजें आपने देखी होगी, सुनी भी होगी। ठीक है, दूसरा हम बात करते, देखो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां कहां कहां से मिलती है? नंबर 1 परखम मथुरा से। क्या कहलाती है? मणिभद्र कहलाती है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये प्रश्न आपका बनता है। फिर पटना के दीदारगंज से, पटना के दीदार से किसकी मिली? चामर यक्ष की मूर्ति मिली, अभी दिखाऊंगा कैसी थी। लोहानीपुर बिहार से भी हमें क्या मिलती है? यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिलती है। ग्वालियर से जो है, याद रखना, ये भी मणिभद्र यक्ष की मूर्ति मिली है ग्वालियर से। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या? राजघाट वाराणसी से त्रिमुख यक्ष की मूर्ति मिलती है। त्रिमुख यक्ष की मूर्ति मिलती है। आगे बात समझिए। और पटना के बुलंदी बाग से नर्तकी की मृण मूर्ति मिली है। और यहीं इसके पास में जो है रथ का पहिया है, और इस रथ के पहिए में याद रखना कि कितनी स्पोक्स है? 24 तीलियां हैं। 24 तीलियां। अब देखिए आपको दिखाता हूं मैं कुछ यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। ये देखिएगा, आप जो सामने देखने हैं वो कहां से प्राप्त है? पटना के दीदारगंज से प्राप्त है। ये चामर ग्रहिणी यक्ष, जिसे संपूर्ण नारीत्व का साकार प्रतिमा कहा गया है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त, दीदारगंज से प्राप्त। ठीक है, यक्षिणी, इसे संपूर्ण नारीत्व का, संपूर्ण नारीत्व की प्रतिमा कहा गया है। प्रतिमा कहा गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या है, आप देख रहे हैं कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां मिलती थी। याद रखिएगा, यक्ष का शाब्दिक अर्थ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यक्ष का शाब्दिक अर्थ, यक्ष का शाब्दिक अर्थ जादू की शक्ति। क्या होता है? जादू की शक्ति। ऋतिक रोशन वाली मूवी देखिए ना, जादू वाली। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये देखो कहाँ से मिली हमें?
पटना के दीदारगंज से ये यक्षिणी की मूर्ति मिली है। इसे संपूर्ण नारीत्व की प्रतिमा कहा जाता है। ठीक है, चामर ग्रहिणी है ये, इस प्रकार का उल्लेख मिलता है। चामर ग्रहिणी यक्षी की मूर्ति हमें कहाँ से मिलती है? पटना के दीदारगंज से मिलती है। यक्ष का शाब्दिक अर्थ जादू की शक्ति होता है। इसी मूर्ति को संपूर्ण नारीत्व की प्रतिमा कहा गया है। क्या कहा गया है? संपूर्ण नारीत्व की प्रतिमा कहा गया है। कुछ और मैं आपको फोटोज इसमें दिखा देता हूँ। देखिए, ये उस यक्षिणी की मूर्ति है, पटना दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति। पटना दीदारगंज, चामर ग्राहिणी, चामर ग्राहिणी यक्षी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये इस प्रकार की मूर्तियां देखो, अब उस समय की है और आज इसकी चमक देखिएगा, है ना। बिल्कुल एज इट इज आप यदि देखेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे के ऐसी है। केवल थोड़ा सा कुछ भाग यहाँ से खंडित अवस्था में आपको अवश्य मिलता है। किसी असामाजिक तत्व ने हो सकता है कि हाथ वगैरह ये वाला जो भाग है ये तोड़ दिया, बाकी अभी भी इसी जो है अवस्था में। इसीलिए तो मैंने आपको कहा ना कि भारतीय इतिहास को चिरकालिक करने का श्रेय, बनाने का श्रेय कौन से काल को जाता है? मौर्य काल को, क्योंकि पहली बार पाषाण का प्रयोग किया जा रहा है। किसका प्रयोग किया जा रहा है? पाषाण का प्रयोग किया जा रहा है। आगे बात समझ में क्लियर है? क्लियर? क्लियर, चलिए ये देखिएगा, ये इस प्रकार की यक्षिणी की मूर्ति, बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति का उल्लेख हमने किया था। ठीक है ना, तो ये बेसनगर से प्राप्त यक्षी की मूर्ति है। ठीक है, बेसनगर यक्षी की मूर्ति, यक्ष की मूर्ति पहली बार देखिए ना इस चीजें जीवन में। ठीक है, तो एक तरीके से यक्ष क्या है? देवीय स्वरूप में होते थे। देखो यहाँ आप देख रहे होंगे। ठीक है, किसके ऊपर? सिंह के ऊपर विराजित है। ठीक है, माता जी की प्रतिमा है इस एक तरीके से। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीजें आप उनको, ये क्या है? यक्षी है। ठीक है, क्लियर? चलिए और कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखो, ये यक्ष और यक्षिणी दोनों की मूर्ति है। ये क्या है? यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमा। यक्ष यक्षिणी प्रतिमा। ठीक है, देखिए अब आप उस प्राचीन भारत में इस प्रकार की, मौर्य काल में इस प्रकार की प्रतिमा, और वो भी स्थानीय लोगों के द्वारा, आप देखिए इस चीज को, है ना, किस प्रकार से कितना सुंदर अलंकरण है ना। यहाँ चारों तरफ क्या है? देवीय शक्तियां हैं। ठीक है, यक्ष गांधर्व, है ना, इस प्रकार की जो चीजें हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए आप, है ना सुंदर, अद्भुत। ठीक है,
क्लियर, चलिएगा। तो ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां। चलिए, ये तो वही है दीदारगंज। तो ये हमने बात कर ली, कुछ यक्ष यक्षिणी की आपको मैंने क्या दिखा दी है, मूर्तियां दिखा दी है। ये आपको विशेष रूप में चीजें याद रखना है, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने बात कर ली लोक कला की। लोक कला में देखो प्रश्न, ये मणिभद्र वाला प्रश्न आता ही आता है, 100% इम्पोर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। यही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है कि परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति को क्या कहा जाता है, मणिभद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मणिभद्र कहा जाता है। लोहानीपुर बिहार से भी मिलती है, दीदारगंज पटना से चामर यक्ष की मूर्ति मैंने दिखा दी आपको, है ना, संपूर्ण नारीत्व का साकार प्रतिमा कहा जाता है, ठीक है। ग्वालियर से मणिभद्र की जो है मूर्ति मिलती है, राजघाट वाराणसी से त्रिमुख यक्ष की मूर्ति मिलती है, पटना के बुलंदी बाग से नर्तकी की मूर्ति मिलती है। ये सारी की सारी बातें हमने कर ली हैं। अब हम बात करने वाले हैं राजकीय कला की। राजकीय कला, याद रखिएगा मेरे साथ। राजकीय कला का मतलब क्या था, हमने बात की कि ऐसी कला जिसका विकास राजकीय लोगों के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, राजकीय लोगों द्वारा विकसित, राजकीय लोगों द्वारा विकसित। ठीक है, तो राजकीय लोगों द्वारा विकसित कला, ठीक है। अब राजकीय लोगों द्वारा विकसित कौन कौन सी कला, हमने पहले यहाँ पर बात की किसकी, अभिलेख की। किसकी बात की हमने, अभिलेख की। और अभिलेख को देखो, पहली बात तो पहला चीज क्या आता है आपका, अभिलेख क्या होता है, किसी भी कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। मैंने जो लिखा मैंने जो लिखा है ना, आप जो बैठे बैठे आप साथ में लिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो मैंने ये शब्द लिखा है, ठीक है, मैंने जो शब्द लिखा, आप जो लिख रहे हैं, पड़ोस में कोई लिख रहा है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें क्या है आपकी, अभिलेख है। क्या है, अभिलेख है। केवल और केवल एक कंडीशन होनी चाहिए, एक शर्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि किसी भी कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण लेख, किसी भी कठोर सतह के ऊपर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। तो अभिलेख की डेफिनेशन क्या है कि किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख, कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है आपका, अभिलेख कहलाता है। किसी भी कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों की हम बात कर लेते हैं, तो अभिलेखों के कितने प्रकार हैं, बस केवल सामान्य जानकारी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। फिर एक एक चीज को इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अभिलेखों के कितने प्रकार हैं। विशेष रूप से मौर्यकालीन अभिलेखों की यदि हम बात करते हैं तो देखो ध्यान से सुनना। पहली हम बात करेंगे शिलालेख की, पहली हम बात करेंगे किसकी, शिलालेख की।
दूसरी हम बात करेंगे स्तंभ लेख की, दूसरी हम बात करेंगे किसकी, स्तंभ लेख की। तीसरी बात हम करेंगे गुहाभिलेख की, गुहाभिलेख। और चौथी हम लोग बात करेंगे, देखो यहां मौर्य काल में मुद्राभिलेख की, मुद्राभिलेख। मुद्राभिलेख क्या होता है ये भी आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। शिलालेख क्या, अशोक ने अपनी राज की आज्ञाओं को बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर, बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर उत्कीर्ण किया। राज की आज्ञाएं किससे संबंधित थी, राज की आज्ञाएं उसके मानव कल्याण से संबंधित थी, या जनता को किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश देना होता था तो बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर, बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर जो है अशोक ने क्या कर दिया, उन राज की आज्ञाओं को उत्कीर्ण करवा दिया। दो प्रकार के थे, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक तो वृहद शिलालेख और दूसरे कौन से, लघु शिलालेख। अलग अलग बातें करेंगे कौन कौन से थे, ठीक है। फिर वही चीज जब उन्होंने स्तंभों के ऊपर लिखवाई तो क्या कहलाए, स्तंभ लेख कहलाए। शिलाओं के ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानों को काट करके उसका अगला हिस्सा सपाट करवाया गया, और सपाट करवाने के बाद में उसको कुछ लाइनें लिखवा दी। यदि वस्तुतः विशेष रूप से हम वृहद शिलालेखों की बात करते हैं तो वृहद शिलालेखों की संख्या कितनी, 14। कितनी है, 14 है। स्तंभ लेखों के जब स्तंभों के ऊपर लगा दिया गया, क्या कर दिया गया, स्तंभों के ऊपर, ठीक है। कुल स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है, 7 है। कितने स्थानों से प्राप्त हुए, 6 अलग अलग स्थानों से वृहद स्तंभ लेखों की बात करेंगे, ठीक है। वृहद शिलालेखों की हमने बात कर ली, संख्या कितनी है, 14। कितने स्थानों से हम बात करेंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से प्रश्न पूछूंगा, आप गड़बड़ करोगे मुझे पता है। चलिए अभी पूछ लेता हूँ, कितने जगह से प्राप्त हुए बताओ। शिलालेखों की संख्या 14 है, वृहद शिलालेखों कितने स्थानों से प्राप्त हुए। दिमाग में ये मत रखना कि भाई 14 शिलालेख मिले, इसका मतलब 14 अलग अलग जगहों से। ये कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करूंगा। खैर, हम बात करेंगे गुहाभिलेख। गुफाओं के ऊपर, कंदराओं के ऊपर आजीविकों के निवास के लिए कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया गया, ठीक है ना। और उनके ऊपर कुछ क्या लिखवा दिए, अभिलेख लिखवा दिए, इसलिए क्या कहलाए वो गुहाभिलेख। मुद्राभिलेख, सिक्के, क्या चीज, सिक्के। मौर्यकालीन जो सिक्के हैं ना, वो मौर्यकालीन सिक्के, देखो ध्यान से सुनना, सिक्कों के ऊपर क्या करवा दिया गया, कुछ चीजों का अंकन करवाया गया था, जैसे मछली, उगता हुआ सूर्य, ठीक है ना, वृक्ष, है ना, हाथी, इस प्रकार के चीजों को अंकन। तो इस प्रकार के जब सिक्कों के ऊपर ठप्पा मार दिया जाता था, है ना, राजा का भी जो है उल्लेख मिलता है, राजा के भी अंकन। तो इस प्रकार के जो सिक्के होते थे ना, वो सिक्के क्या कहलाते थे, पंचमार्क के सिक्के। कौन से सिक्के, पंचमार्क के सिक्के। इस प्रकार जो है उगता हुआ सूर्य दिखा दिया किसी सिक्के के ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से सूर्य है, उदय हो रहा है। कोई इस प्रकार का सिक्का है जिसके ऊपर जो है क्या बना दिया, वृक्ष बना दिया। क्या बना दिया, वृक्ष बना दिया, ठीक है। तो ये जो सिक्के कहलाए वो क्या, पंचमार्क के सिक्के। किसी के ऊपर क्या है, वृक्ष का अंकन है, किसी के ऊपर क्या है, वृक्ष का अंकन है, किसी के ऊपर मीन मछली का अंकन है, ठीक है। प्राकृतिक कुछ चित्रण कर दिए गए, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सिक्के कहलाए ना, मुद्राओं के ऊपर इस प्रकार की चीजें, इसलिए ये क्या कहलाए, मुद्राभिलेख कहलाए। क्या कहलाए, मुद्राभिलेख। और मौर्यकालीन जो सिक्के थे वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से सुनना कि मौर्यकालीन सिक्के पंचमार्क के सिक्के थे। मौर्यकालीन सिक्के मौर्यकालीन सिक्के मौर्यकालीन सिक्के किसके, पंचमार्क। क्या चीज, पंचमार्क। 5 प्रकार के उसमें मार्क है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, आहत। क्या बोलते हैं, आहत के सिक्के थे, ठीक है। थोड़ा और आगे जब हम इसको विशेष रूप से विस्तृत व्याख्या के साथ में पढ़ेंगे तब मैं आपको इस चीजों का जो है उल्लेख करूंगा। अब देखो शिलालेख कैसे, बड़ी बड़ी जो शिलाएं होती थी, बड़ी बड़ी जो शिलाएं होती थी, इन बड़ी बड़ी शिलाओं का अगला जो हिस्सा है, देखो
ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को क्या कर देते थे, सपाट कर देते थे। इस वाले भाग को सपाट करने के बाद में यहाँ पर कुछ राजकीय आज्ञाओं को उत्कीर्ण करवा दिया गया। राजकीय आज्ञाओं को क्या कर दिया गया, उत्कीर्ण करवा दिया। हम बात कर रहे हैं किसकी, शिलालेखों की। किसकी बात कर रहे हैं, शिलालेखों की। और शिलालेख दो प्रकार के शिलालेख, कितने प्रकार के शिलालेख याद रखना, दो प्रकार के शिलालेख। एक तो आपका कहलाता है वृहद शिलालेख, और दूसरा क्या कहलाता है आपका, लघु शिलालेख। ठीक है, वृहद शिलालेखों की संख्या यदि पूछ ली जाए तो संख्या अलग है, स्थान अलग है, हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ 14 लाइनें वृहद के ऊपर। इस एक लाइन का मतलब एक शिलालेख है। इस एक लाइन का मतलब क्या है, एक शिलालेख है। और वृहद शिलालेखों की संख्या पूछ ले तो कितनी है, 14 है। कितने स्थानों से प्राप्त होते हैं, 8 स्थानों से। कितने स्थानों से, 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। कौन कौन से 8 स्थान है वो भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे शाहबाजगढ़ी की, हम बात करेंगे मानसेहरा की, हम बात करेंगे कालसी की, हम बात करेंगे जोगढ़ की। ठीक है, हम बात करेंगे सोपारा की, हम बात करेंगे अर्रेगुड़ी की, हम बात करेंगे गिरनार की, और हम बात करेंगे धौली की, और हम बात करेंगे जोगढ़ की। ठीक है ना, तो ये कुल 8 स्थान, कितने, 8 स्थानों से हमें 14 शिलालेखों की संख्या मिली। शिलालेखों की संख्या कितनी, 14। इस एक लाइन का मतलब एक शिलालेख है, समझ गए ना आप। अब इस लाइन में कितना बड़ा पैराग्राफ है वो अलग डिपेंड करता है। तो इसका एक लाइन का मतलब क्या है, एक शिलालेख है। आ गई बात समझ में। तो ये क्या हुआ, शिलालेख हुआ। दो प्रकार के वृहद शिलालेखों की बात करेंगे, लघु शिलालेखों की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे, देखो स्तंभलेख किस प्रकार से, इस प्रकार से स्तंभलेख बिल्कुल सपाट एकाश्मक स्तंभलेख होते थे। ऊपर जो है गोलाकार चौकी जिसे फलक कहा जाता था। ठीक है, और यहाँ पर अधोमुखी या अवांगमुखी उल्टा कमल, चाहे मैं अधोमुखी बोलूं चाहे मैं अवांगमुखी बोलूं, बात एक ही है, क्या है, उल्टा कमल क्या है। और यहाँ पर किसी ना किसी पशु की मूर्ति का अंकन, किसी न किसी क्या है, पशु की मूर्ति का अंकन। यहाँ पर आपका क्या होगा, पशु मूर्ति, क्या होगी, पशु मूर्ति। एकास्मक थे ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, ये वाला भाग आपका कहलाता है फलक। क्या कहलाता है, फलक। ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, लाट कहलाता है। और बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, अभी केवल बेसिक समझा रहा हूं आपको। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, लाट कहलाता है। एकास्मक पत्थर था, कैसा पत्थर था, एकास्मक पत्थर। किसका प्रयोग किया गया, एकास्मक पत्थरों का प्रयोग किया गया। आगे बात समझ में। और इसके भी यदि हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के, तो वही 2 प्रकार। एक तो आपका वृहद स्तंभलेख, कौन सा, वृहद स्तंभलेख, और दूसरा कौन सा आपका, लघु स्तंभलेख। एक तो वृहद स्तंभलेख और दूसरा कौन सा, लघु स्तंभलेख। वृहद स्तंभलेखों की यदि हम बात करेंगे तो इसके अलग अलग स्थान है। ठीक है, इनके ऊपर देखो फिर इन्होंने क्या करी, जब स्तंभों के ऊपर यहाँ पर कुछ लाइनें लिखवा दी गई तो यही चीज आपकी क्या कहलाया, स्तंभलेख कहलाया। क्या कहलाया आपका, स्तंभलेख कहलाया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। गुहाभिलेख की बात करेंगे तो कुछ बड़ी बड़ी गुफाओं का निर्माण करवाया गया। कौन कौन सी गुफाएं, उनकी हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार से गुफाओं का क्या करवाया गया, निर्माण करवा दिया गया। और गुफाओं का निर्माण मूलतः आजीवक धर्म के अनुयायियों के लिए, कौन से धर्म के अनुयायियों के लिए, आजीवक धर्म के अनुयायियों के निवास के लिए गुफा निर्माण कार्य किया गया। मौर्य काल में अशोक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने गुफा निर्माण करवाया। 3 गुफाएं, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा। और फिर अशोक का पौत्र जिसकी हम बात करेंगे, जिसका नाम क्या मिलता है, दशरथ, उसने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। गोपी, वापी, पदथिक और लोमेश ऋषि। अलग अलग गुफाएं, क्या इनकी खासियत है, ये सारी की सारी बातें, ये सारी की सारी चर्चाएं हम लोग करने वाले हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि अभिलेखों की खोज कब हुई, किसने की, इनको पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की, क्या क्या लिपि थी, किस प्रकार से इसमें चीजें थी। ठीक है ना, ये सारी की सारी चर्चा हम लोग हमारी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें, प्रसन्नचित्त रहें, और इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले।
ये मेरी आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।